दोस्तों, यदि आप भी एसएससी, रेलवे और व्यापम जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 4 से 5 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्या है। तो इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन रहेगा और उसकी डिटेल रहेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उस क्वेश्चन से बनते हैं वो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए, क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है ना। विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। अब विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें धातु पाया जाता है ना। यानी कि जितने भी तत्व है उसमें से केवल विटामिन B12 ही एक ऐसा मात्र विटामिन है जिसमें क्या है, धातु पाया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कोबालमिन, है ना। इसका नाम क्या है, कोबालमिन, कोबालामिन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन फैक्ट को आपको जरूर याद रखना है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन में जोड़े गए, तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। ये संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है। अब क्या होता है कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। टोटल कितने कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन उसके बाद 11 हो गए थे। यानी कि 11 और मतलब एक और बढ़ा दिया गया था। तो अब फिलहाल कितने जो है मूल कर्तव्य है, तो अभी 11 मूल कर्तव्य है। जो संविधान संशोधन 1942 हुआ था उसमें उसके तहत 10 मूल कर्तव्य थे। कितने थे, 10 मूल कर्तव्य थे, और अब कितने हो गए, अब 11 हो गए। चलिए अगला देखिए, क्वार्ट्ज मुख्यतः किसका रूप है, क्वार्ट्ज किसका रूप है, क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज जो है सिलिका का रूप है। किसका है, सिलिका। किसका फॉर्मूला, SiO2। सिलिका का फॉर्मूला क्या है, SiO2। अब क्वार्ट्ज की यहाँ पर व्याख्या दे रखी है। क्वार्ट्ज पृथ्वी की पपड़ी में सबसे सामान्य खनिजों में से एक है ना। जो क्वार्ट्ज है ये पृथ्वी की परत है, इसमें से सामान्य रूप से खनिजों में से एक है जो कांच और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपयोग होता है ना। किसके लिए उपयोग होता है, कांच और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जो है सिलिका का यूज होता है। अगला देखिए, भारतीय योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया था। जो भारतीय योजना आयोग है उसको किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया था, तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने, है ना। नीति आयोग ने भारतीय योजना आयोग को स्थापित किया था। कब किया था, तो 2015 में किया था। 2015 में आयोग समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया था। तो नीति निर्माण और विकास रणनीति पर काम करता है ना। नीति आयोग बनाया गया था और नीति आयोग जो है नीति निर्माण और विकास रणनीति पर कार्य करता है। अगला है, दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है, तो दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल, है ना। पास्कल का सिंबल क्या है, PA। तो दाब का एसआई मात्रक क्या हो गया, पास्कल। और एक पास्कल बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसका नाम ब्लाइस पास्कल के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया है, ब्लाइस या ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, DNA की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी। DNA की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी, तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, है ना। DNA की डबल हेलिक्स यानी कि DNA की डबल मॉडल जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने किया था, है ना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली दिन में 3 बजे अपलोड होती है, जिसे देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। तो DNA की डबल हेलिक्स मॉडल जो है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत की थी। ये 1953 में इस मॉडल ने आनुवांशिकी में क्रांति ला दी थी। यानी कि 1953 में इस मॉडल ने क्या किया, आनुवांशिकी में क्रांति ला दी थी। यानी जो जेनेटिक्स थी उसमें
क्रांति ला दी, यानी कि बहुत हद तक हमारे साइंस को इससे बढ़ावा मिला। चलिए अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम दल के नेता कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम दल के नेता कौन थे? तो कौन थे? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और इसका शॉर्ट वाक्य देखते हैं। तो गरम दल अंग्रेजों के खिलाफ आक्रामक नीति का समर्थन करता था। तो गरम दल जो है किसका विरोध करता था? अंग्रेजों का विरोध करता था। चलिए अगला देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे गहरी परत कौन सी है? यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे गहरी परत जो देखा जाए वो क्या होती है? कोर होती। क्या होती है? कोर, है ना। आंतरिक परत जो होती है वो क्या है? कोर है। यह मुख्यतः लोहा और निकेल से बना होता है। तो कोर किससे बना होता है? लोहा और निकेल से बना होता है। यहाँ अत्यधिक तापमान होता है, यहाँ लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाकर देखें तो हमें बहुत अधिक तापमान देखने को मिलता है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले निजी था, है ना। पहले तो प्राइवेट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाद में सरकार के नियंत्रण में आ गया, है ना। बाद में सरकार के नियंत्रण में आ गया। चलिए अगला देखिए, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है ना। इसका फॉर्मूला N2O। तो ये भी पूछा जा सकता है, हंसाने वाली गैस का फॉर्मूला क्या है? N2O। आंसर यहाँ पॉइंट देखिए, यह गैस हंसी जैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, इसलिए इसे लाफिंग गैस कहते हैं, है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। वहां पर जाकर आसानी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम डेली जो है PDF को अपलोड करते हैं। चलिए अगला देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो ब्राह्मी लिपि में, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही है, यानी कि अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लिखे, जो अधिकतर शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। ये ब्राह्मी लिपि प्राचीन की महत्वपूर्ण लिपि है ना। ब्राह्मी लिपि प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण प्राचीन लिपि है। अगला है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। तो प्रत्येक क्रिया जब करते हैं तो इसकी विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे ही न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। यह नियम गति और बल के संतुलन को समझाता है, यानी कि गति और बल के संतुलन को समझाता है, जो रॉकेट और चलने में लागू होता है। यानी कि रॉकेट जब चलता है तो नीचे की ओर भी जो है फोर्स लगाता है, तो गति ऊपर की ओर करता है। तो दोनों दिशाएं अलग है, बल लगाने की दिशा अलग है, तो गति करने की दिशा अलग है ना। तो रॉकेट से आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है न्यूटन के तीसरे नियम में। अगला है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन है। कितने हैं? 2। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, है ना। जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वो लोकसभा का भी होता है, राज्यसभा का भी होता है। तो यहाँ द्विसदनीय प्रणाली है ना। संसद के साथ प्रणाली है, द्विसदनीय प्रणाली है, जिसमें कानून निर्माण में संतुलन बना रहता है। यानी कि जितने भी कानून बनते हैं वो कहां से बनते हैं? संसद से बनते हैं। चलिए अगला देखिए, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, है ना। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह एशिया में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है ना। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। जब एशिया में कोई उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसके लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, खासकर सार्वजनिक सेवा में, है ना। जितनी भी सरकारी सेवा होती है जो सबके लिए लागू होती है, उस क्षेत्र में यदि कोई उत्कृष्ट कार्य करे तो उसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखिए, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? तो किसका परमाणु क्रमांक 1 है? यानी कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में सबसे पहले नंबर पे कौन सा तत्व है? तो ये हाइड्रोजन तत्व है। कौन सा है? हाइड्रोजन। और यह सबसे हल्का और ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है।
तो कैसा तत्व है? हल्का तत्व है और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया, उनके हर एक पॉइंट को समझा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।